बात करते हैं यार लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन के एमसीक्यूज की। ज्योग्राफी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे, बिकॉज इधर उधर क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज जो क्वेश्चन आना है वो एनसीईआरटी से ही आना है, नहीं तो जो चीज़ें न्यूज़ में है वो उससे आना है। तो न्यूज़ वाली चीज़ें अगर आपको न्यूज़ पता है तो आप सही कर पाओगे, और एनसीईआरटी वाली चीज़ें आपने एनसीईआरटी को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, क्वेश्चन बनाया है तो कर पाओगे। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या यार, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। हमको बात किसकी करनी है, कास्ट टोपोग्राफी, जो कि कब बनता है यार। जनरली यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में देखने को मिलता है कास्ट टोपोग्राफी, जैसे कि सिंक होल, फिशर, केव्स का फॉर्मेशन होता है, जो लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट है उसका डिसोल्यूशन या फिर इरोजन से। सब सरफेस स्ट्रेटा मेड अप ऑफ इम्परमेबल वाटर सॉल्युबल रॉक्स। देखो भाई ये इम्परमेबल वाटर सॉल्युबल रॉक्स से बने होते हैं क्या, देखो ये परमेबल वाटर सॉल्युबल रॉक से बने होते हैं। जो सब सरफेस स्ट्रेटा है वो पोरस एंड परमेबल है ना, वाटर सॉल्युबल रॉक से बने होते हैं, लाइक लाइमस्टोन, जिसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है, कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलता है। मॉडरेट टू अबंडेंट रेनफॉल फॉर केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के लिए कास्ट टोपोग्राफी में यहाँ पे रेनफॉल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिकॉज जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या करता है, कास्टिक फीचर्स लाता है जब वो पास करता है ना नीचे लाइमस्टोन से। तो थिनली बेडेड एंड हाईली फ्रैक्चर्ड एंड क्रैक्ड रॉक स्ट्रेटा, बिल्कुल सही बात है। जो कास्ट टोपोग्राफी होता है वहाँ पे फ्रैक्चर्ड एंड क्रैक्ड रॉक स्ट्रेटा देखने को मिलता है। अ वेरी हाई लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, देखो भाई ग्राउंड वाटर टेबल जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए, यहाँ पे लो देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे पेरिनियल सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं जो कि पर्टिकुलर सीजन में देखने को मिलते हैं, है ना, पर्टिकुलर सीजन में पानी देखने को मिलेगा। सो लो वाटर टेबल होता है, जिससे जो वेदर रॉक्स हैं वो इरोड हो जाते हैं। सो ये वेरी हाई लेवल बोल रहा है, गलत बोल रहा है भाई। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। हमको बात करनी है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की। विच ऑफ द अबव लैंडफॉर्म्स आर डिपोजिशनल इन नेचर, इनमें से कौन सा जो है डिपोजिशनल नेचर का होता है, इसमें कोई चीज़ जमा होती है, ऐसा कौन सा है। तो पॉट होल्स में क्या होता है, ये इरोजनल होता है यार। एलुवियल फेंस जो है ना, एलुवियल फेंस जो है वो क्या होते हैं भाई, ये डिपोजिशनल होते हैं। पेयर्ड रिवर टेरेस ये क्या होते हैं, ये इरोजनल होते हैं। डेल्टास आर डिपोजिशनल, तो यहाँ पे 2 और 4 आर व्हाट, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग। हमसे पूछा गया इनमें से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। सो ओवर लैंड फ्लो ऑफ वाटर ये कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल सही बात है यार, ओवरलैंड फ्लो ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। वेजिटेशन कवर कंट्रोल करता है ये इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म को। एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर ये भी कंट्रोल करता है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स को। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक ये कंट्रोल करता है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स को। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द क्लाइमेट ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ से सारे के चारों जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ ग्लेशिएशन। ठीक है, ग्लेशिएशन के साथ कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे एसोसिएटेड है ये हमसे पूछी जा रही है। सो यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रॉफ, यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ क्या ये एसोसिएटेड है, बिल्कुल ग्लेशिएशन से। यहाँ पे ग्लेशियल ट्रफ्स का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार के। हैंगिंग वैलीज जो होते हैं ये भी एसोसिएटेड होते हैं यार टू द प्रोसेस ऑफ ग्लेशिएशन। प्लकिंग ऑफ इंडिविजुअल पीस ऑफ बेड रॉक, यस प्लकिंग में क्या होता है ना, ये ग्लेशियल फिनोमेना है जहाँ पे इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है इंडिविजुअल पीस ऑफ बेड रॉक का। सो ये भी हमारे पास देखने को मिलता है ग्लेशिएशन के अंदर। एंड लार्ज इरोडेड हिल्स कॉल्ड
इंसल बग्स, जो इंसल बग्स है यार, है ना, ये डेजर्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। नॉट ग्लेशिएशन का एक तरह से प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3, आंसर हो जाएगा सी। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स if you are traveling from Gangotri glacier to the Arabian Sea via Thar desert in which of the following, सपोज करो ये इंडिया हो गया है ना, ये थार डेजर्ट हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हम जा रहे हैं। so the following order you will encounter the above features, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गंगोत्री ग्लेशियर में सर्क्स देखने को मिलेंगे यार, ग्लेशियल फीचर्स है ये, तो पहले ये देखने को मिलेगा गंगोत्री ग्लेशियर में। उसके बाद ऑक्सबो लेक्स देखने को मिल सकते हैं, फ्लूवियल फीचर्स है यहाँ पे। थार डेजर्ट्स में बारचंस देखने को मिल सकते हैं। एंड क्रीक्स जो है वो कोस्टल फीचर है, तो अरेबियन सी में गुजरात यहाँ पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हो जाएगा 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुड यू ट्रैवल इन ऑर्डर टू सी एस्चर्स एंड रोंची माउंटेन्स, ठीक है। रोची माउंटेन्स और एस्चर्स जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, दिस आर दी ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स यार, ठीक है, दिस आर दी ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। तो जहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे वहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा। तो मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है, येमेन भी हमारे पास एक बीच वाला कंट्री है, बट जो स्कॉटलैंड है, कॉन्गो एक हमारे पास एक ट्रॉपिकल कंट्री है। तो स्कॉटलैंड एक हमारे पास ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास एस्चर्स एंड रॉन्ची देखने को मिल सकता है। येमेन डेजर्ट वाला कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। हमको बात करनी है प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की बात करनी है। विच ऑफ द अबव आर कॉमन इन बोथ एओलियन एंड फ्लूवियल इरोजनल साइकिल। हमको बात करनी है एओलियन एंड फ्लूवियल इरोजनल साइकिल की बात करनी है, दोनों में कॉमन क्या है। एट्रिशन, एब्लेशन, डिफ्लेशन, एब्रेशन, इसमें क्या कॉमन है भाई। एट्रिशन जो हो ये ऐसा है ना, एक तरह से इरोजन का प्रोसेस है ना, और ये एओलियन एंड फ्लूवियल इरोजनल साइकिल दोनों में कॉमन है ना। एओलियन मतलब यहाँ पे विंड के द्वारा, एंड फ्लूवियल मतलब वाटर के द्वारा। सो एट्रिशन जो है यहाँ पे क्या होता है, रॉक कोलाइड करते हैं, रॉक का कोलिजन होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब वियर एंड टियर होता है, जो मटेरियल यहाँ से वहाँ जा रहा है उसका। सो ये सरफेस को, बेड रॉक के जो सरफेस है उसको स्मूथ कर देता है। एंड ये जो एट्रिशन का प्रोसेस है वो विंड से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एब्लेशन क्या है यार, इट इज़ एक ग्लेशियोलॉजी या फिर मेट्रोलॉजी की तरह से होता है। एंड एब्लेशन इज अपोजिट टू एक्यूमुलेशन, मतलब यहाँ पे स्नो को रिमूव किया जाता है, आइस को रिमूव किया जाता है, फिर वाटर को रिमूव किया जाता है फ्रॉम ग्लेशियर या फिर स्नो फील्ड, है ना, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस बोल सकते हैं। एब्लेशन का मतलब क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ स्नो और आइस। एंड ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे विंड एंड वाटर की बात नहीं होगी, तो सेकंड नहीं होगा भाई हमारे पास। डिफ्लेशन क्या है यार, डिफ्लेशन एक हमारे पास विंड के द्वारा यहाँ पे लूज करता है मटेरियल, उससे वो ड्राई हो जाता है, अनसीमेंटेड हो जाता है ना। एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू विंड। एब्रेशन जो है ना, ये इट कैन ऑकर थ्रू बोथ वाटर एंड विंड। सो ये हमारे पास जो है बोथ एओलियन एंड फ्लूवियल इरोजन साइकिल में कॉमन है। तो करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे करेक्ट पूछा गया है, सम रिवर्स इन इंडिया आर एंटीसीडेंट इन नेचर। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है भाई, एंटीसीडेंट का मतलब है जो अपने ओरिजिनल जो कोर्स है ना,
उसको मेंटेन करते हैं, ओरिजिनल जो कोर्स है, ओरिजिनल जो पैटर्न है उसको मेंटेन रखते हैं डिस्पाइट द चेंज इन टोपोग्राफी। सपोज करो ये पहाड़ है, नदी इस तरह से बह रही है, यहाँ पे दो पहाड़ है, पहाड़ निकल गया, नदी यही बहती रहेगी, सो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट नेचर ऑफ रिवर, है ना। एंड एग्जांपल्स की बात करें तो गंगा, सतलुज एंड इंडस आर दी एंटीसीडेंट रिवर्स यार, जो कि अपना कोर्स को मेंटेन रखते हैं। वो नीचे के जो मतलब रॉक टोपोग्राफी अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ये मतलब अगर फ्लिपमेंट हो रहा है, ओरिजिनल स्लोप का चेंज हो रहा है तो उसको कट करके निकलते हैं। तो सम रिवर्स इन इंडिया आर एंटीसीडेंट लाइक गंगा, इंडस, सतलज। This is correct. All stalagmite found naturally in India are located in मेघालय। देखो भाई एक्सट्रीम वर्ड है, ऑल स्टैलेग्माइट जो है वो मेघालय में पाया जाता है। देखो स्टैलेग्माइट इज अपवर्ड गोइंग माउंट ऑफ मिनरल्स, जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं, केव्स के अंदर, है ना। सो ये इस प्रकार से नीचे से जो ऊपर गया, छत मतलब स्टालाचाइट, सी से छत एंड सी से चाइट, तो स्टालाचाइट जो है ऊपर होंगे, स्टालामाइट है ना, स्टैलेग्माइट जो होंगे वो नीचे से होंगे, दोनों में यही कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। सो फाउंड नेचुरली इन मेघालयस। देखो ये नेचुरली देखने को मिलता है क्या, ऑल स्टेलाचाइट एक्सट्रीम वर्ड है क्या, सिर्फ मेघालय में मिला जाएगा, नहीं भाई, हमारे पास आंध्र प्रदेश के बेलम के उसमें भी देखने को मिलता है, ये कंगर वैली नेशनल पार्क में भी देखने को मिलता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सम पोर्शन ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज नाउ सबमर्ज, है ना, बिल्कुल सही बात है। इंडियन सब कोस्ट लाइन का कुछ पार्ट आज डूब चुका है। लाइक अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, लाइक तमिलनाडु का कोस्ट हो गया, है ना, वेस्टर्न कोस्ट सबमर्जेंट है तो इसीलिए वो डूब चुका है। बहुत इमर्जेंट एंड सबमर्जेंट देखने को मिलता है वेस्टर्न कोस्ट में, बट जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे इमर्जेंस देखने को मिलता है। नॉर्दर्न पोर्शन है ऑफ द कोस्ट, है ना, वो केरला के अंदर आप बात करें तो वहाँ पे इमर्जेंट है, कुछ जगह में डूबा हुआ है, तो ये हम बोल सकते हैं कि सम पोर्शन ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज नाउ सबमर्ज। अगर आप बात करें वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया की, लाइक दी वेस्टर्न घाट्स, तो वहाँ पे आपको सबमर्ज देखने को मिलता है पोर्शन, इसीलिए तो स्टीप बाउंड्री उस प्रकार से यहाँ पे ये, इसीलिए तो एकदम विच आर सुटेबल फॉर दी नेचुरल हार्बर्स। ऑल वॉल्केनोस इन इंडिया इज नाउ डॉर्मेंट, यार देखो एक्सट्रीम वर्ड है, ऑल वॉल्केनो नहीं, हमारे पास बेंड आइलैंड के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, अंडमान सी में जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है विथ रेस्पेक्ट टू कोरल रीफ्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे करेक्ट पूछा गया है कोरल रीफ्स के बारे में। While barrier reefs grow near the coastline around islands and continents, fringing reefs are separated from the continent by deeper and wider lagoons. जो barrier reefs होते हैं वो कोस्टलाइन के अराउंड होते हैं क्या, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है भाई, है ना। barrier reefs are parallel to the coastline but are separated by deeper and wider lagoons and not fringing reefs, ठीक है। fringing reefs are not separated by deeper and wider lagoons। अगर हम fringing reefs की बात करें तो एक तरह से ये shallow lagoons से जुड़े होते हैं, यहाँ पे they are separated by shallow lagoons। fringing reefs are separated by shallow lagoons, not deeper and wider। barrier reefs की बात करें तो these are separated by deeper and wider lagoons, ठीक है ना। बैरियर रीफ्स इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से हमारे पास ये अगर आइलैंड हो गया तो इस प्रकार से बैरियर रीफ्स होते हैं, एंड फ्रिंजिंग रीफ्स जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं यार इस प्रकार से। एंड अटोल्स तो सिर्फ फ्लोटिंग, यहाँ पे वेजिटेशन, फ्लोटिंग कोरल रीफ्स बोल सकते हो अटोल्स को। अटोल्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द सी, बिल्कुल सही बात है। कोरल रीफ्स आर जनरली एब्सेंट इन दी वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही बात है। रीफ बिल्डिंग कोरल्स जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते भाई टेम्परेचर बिलो दी 18 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए जनरली ये क्या है हमारे पास, बिकॉज कोल्ड करंट होता है यार वेस्टर्न मार्जिन्स में, कोल्ड करंट होता है,
और वो कोल्डर टेम्परेचर नहीं सह सकते, इसीलिए दे आर एब्सेंट इन दी वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। जनरली बोला गया, एक्सट्रीम वर्ड नहीं है कि हमेशा एब्सेंट होंगे, कहीं प्रेजेंट हो सकते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कट हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी टेम्बोलोज एंड स्टैंड स्पिट्स आर। टेम्बोलोज एंड स्टैंड स्पिट्स क्या है भाई? टेम्बोलोज एंड स्टैंड स्पिट्स, देखो ये सब एक तरह से टेम्बोलोज एक सैंडी स्थमस है ना। टेम्बोलोज जो है वो कनेक्ट करता है एक टाइड आइलैंड को, है ना। एक सपोज करो इस प्रकार से एक आइलैंड यहाँ पे, यानी ये एक आइलैंड है, तो एक छोटा सा पार्ट जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है आइलैंड को किससे, मेनलैंड से, उसको बोलते हैं टेम्पोलोस। एंड स्पिट्स क्या होता है, छोटे छोटे निकले हुए भाग को क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पिट्स बोलते हैं। ये है स्पिट्स, ये लैंड है हमारे पास। So these are what depositional landforms formed by the wind action. No, these are depositional landform but they are formed by the action of waves and currents. ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म तो नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टाइड्स रिफर्स टू द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द अर्थ ओनली। ये जो स्टेटमेंट है जहाँ पे लिखा गया है ओनली, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ एक्सर्ट करते हैं उसी की वजह से टाइड बनता है क्या? नहीं, अर्थ के वजह से भी बनता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द सन, अर्थ एंड मून, सो दिस इज इनकरेक्ट। अ रिप करंट इज अ स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर विच मूव्स डायरेक्टली टूवर्ड द शोर। जो रिप करंट है ये डायरेक्टली टूवर्ड द शोर बहता है क्या? ये अवे फ्रॉम द शोर बहता है। सो ये बोल रहा है टूवर्ड द शोर, इट इज इनकरेक्ट, इट इज अवे फ्रॉम द शोर। द फॉर्मेशन ऑफ बे टेक्स प्लेस वेयर द कोस्ट इज मेड ऑफ अल्टरनेट बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। बिल्कुल सही बात है यार, वे वहाँ बनता है जहाँ पे अल्टरनेट बैंड देखने को मिलता है हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू वेरियस ड्रेनेज पैटर्न। हमको बात किसकी करनी है? वेरियस ड्रेनेज पैटर्न की बात करनी है। हमसे करेक्ट पूछा गया है। इन इंडिया अ सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न इज सीन इन द हाईलैंड्स ऑफ अमरकंटक। सेंट्रीपिटल नहीं, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल देखने को मिलता है। ब्लॉक ड्रेनेज पैटर्न्स की बात करनी है। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न जो है वहाँ पे जो होता है जाके एक जगह मिलते हैं सब, ठीक है। तो अमरकंटक में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न है ये कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है, या फिर रेडियल बोलते हैं। अमरकंटक में जो ड्रेनेज पैटर्न उसको क्या बोलते हैं? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। एक माउंटेन से जो नर्मदा निकलती इधर सोन निकलता है, सो इट इज ड्रेनेज पैटर्न जो है यहाँ पे वो रेडियल है, ठीक है। एंड सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न के एग्जांपल्स की बात करें सो लद्दाख के अंदर जो स्ट्रीम्स निकलते हैं, तिब्बत में जो स्ट्रीम्स जाके क्या करते हैं, एक जगह में जाके कन्वर्ज कर जाते हैं और एक तरह से एक मार्शी लैंड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इन इंडिया रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इज सीन इन लद्दाख हाईलैंड। देखो लद्दाख हाईलैंड में हमने बोला कि लद्दाख हाईलैंड में क्या देखने को मिलता है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? अमरकंटक में। थर्ड है इन इंडिया नो रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। गलत बात है यार, जो नर्मदा एंड सोन है ये कहाँ पे फ्लो करते हैं? ये एक रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं, है ना। जो रिफ्ट वैली बना हुआ है वो बना हुआ है बिटवीन दी विंध्यास एंड दी सतपुरा, इसके बीच से कौन बहता है? नर्मदा। सो नो रिवर बोला जा रहा है, इट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट तो यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 है दिस लैंडफॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई वेजिटेशन फ्री फ्लैट बॉटम डिप्रेशन एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ डेजर्ट बेसिन। It is periodically covered by water that slowly filtrates into the groundwater system or evaporate into the atmosphere। ये लैंडफॉर्म कौन सा है? एक लैंडफॉर्म की बात की जा रही है जो कि ड्राई है, ठीक है। वेजिटेशन नहीं होता, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉटम जो होता है वो फ्लैट होता है एंड कहाँ पे देखने को मिलता है? डेजर्ट बेसिन में देखने को मिलता है एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द डेजर्ट बेसिन में देखने को मिलता है एंड इट इज़
कभी कभी यहाँ पे पानी देखने को मिलता है, बट वो जनरली पानी जो है अंदर घुस जाता है या फिर इवापोरेट कर जाता है, ज़मीन के अंदर घुस जाता है फिर इवापोरेट कर जाता है। ये कौन सा लैंडफॉर्म है? सो ये है प्लायास। प्लायास जो होते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलता है? डेजर्ट सिस्टम में। एंड प्लायास जहाँ पे फ्लैट बॉटम डिप्रेशन होता है ना। एंड वाटर बॉडीज जो है कभी कभी ये भरते हैं, कभी कभी सूख जाते हैं। ये हमारे पास डेजर्ट में देखने को मिलता है। ओके, ज्वाइंग जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? ये डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, बट दिस आर टेबल शेप्ड रॉक फॉर्म। टेबल शेप्ड एरिया ऑफ रॉक, इस प्रकार से होते हैं ये टेबल के जैसे ज्वाइंग। हमाडास क्या होते हैं? हमाडास आर व्हाट? एक डेजर्ट लैंडस्केप है जिसमें बंजर ज़मीन होता है, हार्ड रॉक की प्लेट्यू होता है एंड मोस्टली सैंड्स देखने को मिलता है यहाँ पे। फाइनल ग्रेन से ये बना होता है। यार्डांग्स की बात करें तो यार्डांग्स जो है वो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है यार? डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से शार्प इरेगुलर रिज होता है, सैंड ड्यून्स के जैसे ही होते हैं। ये कब होता है? जो विंड इरोजन होता है ना एडजेसेंट मटेरियल का, यहाँ पे विंड इरोजन हो रहा है तो इसकी वजह से क्या बनते हैं? यार्डांग्स बनते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग प्रोसेस सिग्निफाइज डायस्ट्रॉफिज्म। हमको बात किसकी करनी है? डायस्ट्रॉफिज्म की बात करनी है। डायस्ट्रॉफिज्म के बारे में करेक्ट हमसे पूछा गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है यार हमारे पास। सबसे पहले तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, या फिर जो अर्थ मूवमेंट है, वो हमारे पास दो तरीके से यहाँ पे होता है। अर्थ अगर मूवमेंट की बात करें तो ये दो तरीके से होता है। एक होता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, एक होता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। एंड जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, डायस्ट्रॉफिज्म एंड एक है सडन मूवमेंट। डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर एपिरोजेनिक फोर्सेस एंड ओरोजेनिक फोर्सेस, एपिरोजेनिक फोर्सेस एंड ओरोजेनिक फोर्सेस। एपिरोजेनिक में जमीन ऊपर जा सकता है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। ओरोजेनिक में यहाँ पे क्या होता है? माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है ये। ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, एंड ये जो है टेंशन की वजह से हो सकता है या फिर कंप्रेशन की वजह से हो सकता है। सडन मूवमेंट में हम बात करें तो अर्थक्वेक्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल्केनोस की बात कर सकते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में यहाँ पे वेदरिंग हो सकता है, इरोजन हो सकता है। वेदरिंग में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इरोजन में यहाँ पे आइस से इरोजन हो सकता है, वाटर है ना, आइस रिवर वाटर में की वजह से इरोजन हो सकता है, सी के वजह से इरोजन हो सकता है, विंड के वजह से हो सकता है, अंडर ग्राउंड वाटर के वजह से हो सकता है। तो इनमें से डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर क्या क्या आ रहा है? ओरोजेनिक फोर्सेस एंड एपिरोजेनिक फोर्सेस ये तो आ रहे हैं। एंड अर्थक्वेक जो है वो सडन मूवमेंट में आता है। प्लेट टेक्टोनिक्स भी यहाँ पे सडन मूवमेंट में अंदर आता है। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? 1 and 2 है ना। जो दी फॉलोइंग प्रोसेस सिग्निफाइज डायस्ट्रॉफिज्म, मतलब डायस्ट्रॉफिज्म मतलब क्या है? डायस्ट्रॉफिज्म इज द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होता ही होता है, अर्थक्वेक्स की वजह से भी यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? अगर डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है बोलेगा तो एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक मूवमेंट्स, बट यहाँ पे क्या सिग्निफाइज करता है डायस्ट्रॉफिज्म? तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। सो ये आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमसे करेक्ट पूछा गया है। ब्लॉक माउंटेन ऑफन रिजल्ट फ्रॉम रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग। बिल्कुल सही बात है। रिफ्टिंग मतलब साइड वाला कोई माउंटेन जो था वो नीचे चला गया, या फिर फॉल्टिंग मतलब ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं ना। एक ग्रेबन होता है, एक होस्ट होता है। जो ऊपर चला गया उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट या फिर ग्रेबन। होस्ट बोलते हैं जो ऊपर चला गया। अपवर्ड मूवमेंट जिसका होता है उसको बोलते हैं होस्ट। जो नीचे चला गया उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेबन। Fold mountains are created where two or more of Earth tectonic plates are pushed toward
और पुश टुगेदर ड्यू टू टेंशन इंड्यूस फोर्सेस। फोल्ड माउंटेन कब बनते हैं भाई? जब दो या फिर दो से ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो इस समय फोल्ड माउंटेन्स नहीं बनते हैं इस समय। यस, यहाँ पे देखो कंप्रेसिंग फोर्सेस की वजह से यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, सही बात है। लेकिन यहाँ पे टेंशन इंड्यूस फोर्सेस बोल रहे हैं, नहीं। फोल्ड माउंटेन तब बनते हैं जब कंप्रेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो यहाँ पे एक दूसरे की तरफ दो माउंटेन को, दो टेक्टोनिक प्लेट्स को लाते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। अ होस्ट रिप्रेजेंट अ ब्लॉक पुश्ड अपवर्ड रिलेटिवली। यस, होस्ट मतलब ऊपर चला गया रिलेटिवली एंड रिलेटिव टू द ब्लॉक ऑन द अदर साइड बाय फॉल्टिंग। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वेयर वुड यू फाइंड गोल्पुस एंड गोल्पुस टैक्स टर्म्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये जो होते हैं ये हमारे पास आइलैंड के पास देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज दिस आर दी कोस्टल लैंडस्केप्स यार, ठीक है। ये लाइमस्टोन टोपोग्राफी का आंध्र प्रदेश में नहीं, यहाँ पे ये कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कोस्ट में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज स्टैक्स जो होते हैं, सपोज करिए अपने पास बीच है तो यहाँ पे ये स्टैक्स इस प्रकार से खड़े होते हैं, स्टम्प्स छोटे वाले फॉर्म होते हैं, ठीक है। दिस आर दी शोर लाइन लैंडस्केप और जियोलॉजिकल लैंडस्केप जो कि कोस्टल इंडियाज में देखने को मिलेंगी, है ना। गोल्पुस जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? जो बोरहोल बोलते हैं। सपोज करो ये बोरहोल कैसे होते हैं भाई? यहाँ पे एक लैंडस्केप हो गया, यहाँ पे पत्थर है तो यहाँ पे पानी जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे निकलेगा, तो इसको हम बोलते हैं गोलपूस। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म किसको बोलेंगे? हमसे करेक्ट पूछा गया है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म किसको बोलेंगे? हमसे करेक्ट पूछा गया है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की बात करनी है। बैथोलिथ क्या इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है यार? बिल्कुल सही बात है। बैथोलिथ जो है वो एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। यहाँ पे ये कब बनता है? सरफेस में देखने को मिलता है ड्यूरेशनल प्रोसेस जब होता है वॉल एंड मटेरियल को। तो इस प्रकार से ये बैथोलिथ जो है वो यहाँ पे लार्ज डोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है। उसके बाद लेपोलिथ की बात करें तो लेपोलिथ भी हमारा सॉसर शेप होता है। ये होता है डोम शेप, ये होता है हमारे पास सॉसर शेप ना, कॉनकेव होता है टू द स्काई बॉडी। ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है यार। बैथोलिथ जमीन के अंदर में जो मॉल्टेन मैग्मा वो मतलब ठंडा होकर ऐसे डोम टाइप स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ बोलते हैं, है ना। जो ऊपर में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोलिथ बोलते हैं, इस प्रकार से। एंड जमीन के अंदर इस प्रकार से जो हमारे पास कॉनकेव सॉसर लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं लोपोलिथ। शिल्स क्या होते हैं? शिल्स इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइंस निकलते हैं यहाँ पे। एंड ये हमारे पास ये भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। डाइक्स की बात करें तो डाइक्स आर व्हाट? ये इस प्रकार से वर्टिकल ऊपर की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइक्स। ये सारों के सारे क्या है? चारों के चारों इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं जो कि मैग्मा के ठंडे होने से धरती के अंदर, क्रस्ट के अंदर से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द डेजर्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज आउटबैक यू कैन कम अक्रॉस एन आइसोलेटेड फ्लैट टॉप हिल और माउंटेन विथ स्टीप साइड्स दैट इज स्मॉलर इन एरिया देन द प्लेट्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? मिजाज बोलते हैं। कि इस प्रकार से ये लैंडस्केप होते हैं। तो जनरली ये डेजर्ट लैंडस्केप है जहाँ पे फ्लैट टॉप एलिवेशन होता है एंड हिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टीप होते हैं, है ना। इट इज डायरेक्टली सराउंडेड बाय प्लेन्स, उसको क्या बोलते हैं? मियाज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या यार? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डम्बलिंग्स की बात करनी है। तो जो डम्बलिंग्स होते हैं वो ग्लेशियर मटेरियल, ग्लेशियर लैंडफॉर्म है यार। ये ग्लेशियर्स में देखने को मिलते हैं। डम्बलिंग्स आर स्मूथ ओवल शेप्ड। बिल्कुल सही बात है। जो डम्बलिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं, ओवल शेप होते हैं, है ना।
ये पैरेलल होते हैं डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट, इस प्रकार के पैरेलल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ओवल शेप होते हैं, स्मूथ होते हैं, है ना, इस प्रकार के। दिस इज करेक्ट। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ डम्बलिन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट। नो, इट इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट यार। सपोज करो आइस इधर मूव कर रहा है तो ये पैरेलल बनेंगे। डम्बलिन्स गिव एन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में ये रहते हैं उसी डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा ग्लेशियर का मूवमेंट, आइस मूवमेंट हुआ होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल। सो इनकट हमसे पूछा गया है, टू ओनली इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इरोजनल लैंडफॉर्म इन द कार्स्ट टोपोग्राफी। कार्स्ट टोपोग्राफी में इरोजनल लैंडफॉर्म क्या क्या है इसमें? सो सिंक होल्स कार्स्ट टोपोग्राफी में देखने को मिलता है क्या भाई? कार्स्ट टोपोग्राफी में सिंक होल्स देखने को मिलते हैं। यस, प्लंज पूल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये डीप और शैलो पोर्शन होते हैं जहाँ पे स्ट्रीम, सपोज कर नदी का झरना यहाँ पे गिर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बनते हैं? सिंक होल या फिर पूल्स बनते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ना। ये लाइमस्टोन या डोलोमाइट में डिप्रेशंस हैं, सिंक होल्स। लैपिस जो है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कार्स्ट टोपोग्राफी में। बिल्कुल सही बात है ना। एक तरह से ये पीटेड रॉक होते हैं जो कि डीप ग्रूव्स में देखने को मिलते हैं ना। रिज लाइक फीचर्स होता है लाइमस्टोन में। केव्स का फॉर्मेशन होता है यार जहाँ पे नेचुरली ह्यूमन एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज जब केमिकल रिएक्शन होता है ग्राउंड वाटर का बेड रॉक ऑफ लाइमस्टोन के साथ, तो वो यहाँ पे केव्स बनाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स में ये सारे के सारे इरोजनल लैंडफॉर्म है इन द कार्स्ट टोपोग्राफी। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 21 क्या है यार? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मोरेन्स। तो मोरेन्स क्या है भाई? ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं, तो मोरेन्स के बारे में बताना है। मोरेन्स विच कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल टिल इज स्ट्रेटिफाइड एंड सोरेटेड डेब्रीज। ठीक है, तो देखो भाई जो मोरेन्स होते हैं, है ना, ये ग्लेशियल टिल होते हैं, दे आर प्राइमरली ग्लेशियल आइस होते हैं। ठीक है, ग्लेशियल टाइल इन टर्न एक अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है, ग्लेशियल टाइल की बात करें तो एक अनस्ट्रेटिफाइड एंड अनसॉर्टेड डेब्रिस होता है। and moraines are composed of what? These are composed of glacial ice. लेटरल मोरेन फॉर्म अलोंग द साइड ऑफ द ग्लेशियर। बिल्कुल सही बात है। लेटरल मोरेन जो है वो ग्लेशियर के, सपोज करिए ग्लेशियर तो साइड साइड में बनते हैं, इसी तो नाम दिया लेटरल। ग्राउंड मोरेन कंपोज मेनली ऑफ क्ले एंड सैंड एंड इट इज मोस्ट वाइडली और वाइड स्प्रेड डिपोजिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। नाम से समझ रहा है, ग्राउंड मतलब नीचे में रहेगा भाई, है ना, नीचे में तो क्ले एंड सैंड होगा। मीडियल मोरेन्स, मीडियल मतलब पास में, आर फॉर्म्ड व्हेन टू ग्लेशियर्स मीट। बिल्कुल सही बात है, इधर से ग्लेशियर मीट हुआ तो बीच में जो मोरेन बनेगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? मिडिल मोरेन। तो इनकट हमसे पूछा गया, इनकट हो जाएगा वन ओनली, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद रेफरेंस टू ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, सर्क्स की बात करनी है। दिस आर ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म। मोरेन्स आर व्हाट? मोरेन्स आर एक तरह से आप बोल सकते हो दिस आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। हाँ, यस। इनकट हमसे पूछा गया है ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म सर्क्स के बारे में। इनकट हमसे पूछा गया है, दे आर डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ और बेसिन विथ वेरी स्टीप कॉन्केव टू वर्टिकली ड्रॉप हाई वॉल एट इट्स हेड एज वेल एज साइड्स। बिल्कुल सही बात है। सर्क्स जो होते हैं, इमेज की बात करें तो जो होते हैं ना, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, इसको कोरीज भी कहते हैं। एंड यहाँ पे डीप लॉन्ग वाइड ट्रफ बेसिन देखने को मिलता है। इरोजन जो है, सपोज को यहाँ पे ग्लेशियर बीच से गया तो पूरा साइड की चीज़ों को जो स्टीप है ना, वेरी स्टीप होता है एंड कॉन्केव होता है टू वर्टिकली, है ना, वॉल्स जो होते हैं बहुत स्टीप होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अ सर्क इज बेसिकली अ वी शेप डिप्रेशन फॉर्म बाय इरोजनल एक्टिविटी ऑफ ग्लेशियर। देखो भाई एक बाउल शेप्ड है ना, ये वी शेप्ड थोड़ी ना, ये बाउल शेप्ड है। दिस इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट वी शेप्ड, इट इज बाउल शेप्ड और कॉन्केव अपवर्ड। As glacier can only originate above the snow line, studying the location of the present day cirque provide information on the past glaciation pattern and climate changes। बिल्कुल सही बात है यार।
इसके ऊपर ही तो रहेंगे तब जाके तो यहाँ तक आएगा भाई। ये करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड सॉरी इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, याद रखना क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया तो इनकरेक्ट हो जाएगा बी 2 ओनली। क्वेश्चन 23 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लो सेडिमेंट्री कोस्ट। हमको बात किसी करनी है लो सेडिमेंट्री कोस्ट के बारे में। करेक्ट हमसे पूछा गया है लो सेडिमेंट्री कोस्ट आर कंपेरेटिवली शॉर्टर। देखो भाई ये एक्सटेंड करता है इन दी लेंथ ऑफ कोस्टल प्लेन, सो ये शॉर्टर नहीं होता है, ये लॉन्ग होता है ना। तो जो सर्क्स हैं ये वी शेप नहीं होते हैं भाई, बाउल शेप्ड होते हैं। एंड एज ग्लेशियर्स कैन ओनली ओरिजिनेट अबव द स्नो लाइन, स्टडिंग द लोकेशन ऑफ प्रेजेंट डे सर्क्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द पास्ट ग्लेशियरेशन पैटर्न। बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा इनकट हमसे पूछा गया, इनकट हो जाएगा बी 2 ओनली। एंड क्वेश्चन 23 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लो सेडिमेंट्री कोस्ट। लो सेडिमेंट्री कोस्ट का मतलब है यहाँ पे एमर्जेंट कोस्ट दैट इज इस कोस्टल लाइंस की बात कर रहे हैं। एंड दे आर कंपेरेटिवली शॉर्टर, नो दे आर लॉन्गर। बार स्पिट्स लगून्स आर द फीचर ऑफ लो सेडिमेंट्री कोस्ट। बिल्कुल सही बात है, जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलते हैं हमको, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। लो सेडिमेंट्री कोस्ट इज प्रोड्यूस बाय लिफ्टमेंट ऑफ लैंड। बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा सी 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन 24 है विथ रेफरेंस टू मराइन इरोजनल लैंडफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मराइन इरोजनल लैंडफॉर्म की बात करनी है। रॉक डेब्रिस विंड एंड टाइड्स आर द फैक्टर ऑफ मराइन इरोजन। बिल्कुल सही बात है, विंड टाइड्स क्या करेगा, मराइन इरोजन कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। डिफरेंशियल इरोजन बाय सी वेव्स थ्रू रॉक्स विथ वेरिंग रेजिस्टेंस अक्रॉस इट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हैंगिंग वैल्यूज। बिल्कुल सही बात है, जब डिफरेंशियल इरोजन होगा सी वेव्स के द्वारा, जब रॉक्स यहाँ पे हैं तो नीचे वाला यहाँ पे टूट जाएगा, ऊपर वाला लटका रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हैंगिंग वैली। है ना, तो क्या हैंगिंग वैली बनाएगा, इसको सी केव्स बोलते हैं भाई। डिफरेंशियल इरोजन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, सी केव्स बोलते हैं। जो हैंगिंग वैलीज है ना, हैंगिंग वैलीज कब बनते हैं, फ्लूवियल इरोजन के द्वारा। फ्लूवियल का मतलब क्या है, वाटर, है ना, शोर को डज नॉट मैच, है ना, रिट्रीट नहीं कर पाता सी, सो इट अपीयर लाइक हैंगिंग ओवर द सी, है ना। इस प्रकार का अगर डिफरेंशियल इरोजन हो रहा है यहाँ पे, जहाँ भी ये शब्द आएगा तो वहाँ पे सी केव्स बनते हैं जिसमें रेजिस्टेंस हो। एंड ये सपोज को एक रॉक है, यहाँ पे जो फ्लूवियल इरोजन हो रहा है, फ्लूवियल इरोजन मतलब वाटर के द्वारा बार बार जा रहा है, ये वापस यहीं से आ रहा है इस प्रकार से, तो ऊपर वाला पार्ट जो है रखे रहता है, नीचे वाला पार्ट इरोजन रहता है, इसको बोलते हैं हैंगिंग वैली। बट यहाँ पे डिफरेंशियल इरोजन ऑफ द सी वेव्स कर्स व्हाट, इट कर्स सी केव्स, इट कर्स फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स। नॉट क्लिफ सफर मैक्सिमम इंटेंसिव इरोजन बाय वेव्स। जो नॉट क्लिफ होता है वो मैक्सिमम इंटेंसिव इरोजन सफ़र करते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। बॉटम ऑफ द क्लिफ में यही रहता है और यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिव इरोजन होता है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया 1 एंड 3 ओनली, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मैराइन डिपोजिशनल। अब इरोजनल की रेनफॉर्म, अब डिपोजिशनल की बात करते हैं। बीचेस आर परमानेंट इन नेचर। देखो भाई बीचेस जो है ये टेम्पररी कवरिंग होता है रॉक डेब्रिस का अलोंग दी वेव कट प्लेटफॉर्म। जो सैंडी बीच है वो लगता है कि वो परमानेंट है, बट मे बी रिड्यूस, है ना, अगर नैरो स्ट्रिप अगर कोर्स मतलब कोई पर्टिकुलर सीजन में कम ज़्यादा होते रहता है, सो इट इज़ नॉट परमानेंट। ऑफ शोर बार्स, है ना, अवे फ्रॉम द शोर, ऑफ शोर बार्स आर कॉमनली फॉर्म्ड अक्रॉस द माउथ ऑफ द रिवर। बिल्कुल सही बात है, ये रिवर का माउथ यहाँ से ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनता है, जनरली जाके यहाँ पे डिपोजिट, तो इसीलिए बोलते हैं ऑफशोर बार्स। यहाँ पे इस प्रकार से एक पीस ऑफ लैंड जो कि कनेक्टेड होता है टू दी मेन लैंड विथ अ स्मॉल चैनल। द रिज ऑफ द सैंड एंड शिंगल्स फॉर्म्ड इन द सी इज कॉल्ड एज ऑफशोर बार। बिल्कुल सही बात है, एक रिज ऑफ सैंड एंड शिंगल्स है जो कि फॉर्म किया जाता है सी के अंदर। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है यार, रिवर के क्रॉस, यहाँ पे जब यहाँ पे रिवर बहा या यहाँ पे रिवर बह के यहाँ पे आगे जमा किया तो ये बना, तो ये करेक्ट है। इनकट हमसे पूछा गया 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लैंडस्केप डेवलपिंग इन रनिंग वाटर। ऐसे ऐसे लैंडस्केप की बात करें जो कि रनिंग वाटर में डेवलप करते हैं, उसके बारे में बात करनी है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है स्ट्रीम्स एट द यूथ स्टेज हैव लार्ज फ्लड प्लेन्स। ना भाई ना, लार्ज फ्लड प्लेन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? इन द लेटर स्टेज। ठीक है, तो नैरो फ्लड प्लेन्स होते हैं यूथ स्टेज में। यहाँ पे हमारे पास वी शेप्ड वैलीज देखने को मिलता है। इन द मैच्योर स्टेज है ना, जो कि हमने बोला कि मैच्योर स्टेज में लार्ज फ्लड प्लेन्स देखने को मिलता है। इन मैच्योर स्टेज वैली लुक वी शेप्ड एंड बिकम शैलो विथ वाटरफॉल एंड रैपिड्स। नो, वाटरफॉल एंड रैपिड्स जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? यूथ स्टेज में, नॉट इन मैच्योर स्टेज। नेचुरल लेवीज ऑक्सबो लेक्स आर द फीचर ऑफ ओल्ड एज स्ट्रीम्स। बिल्कुल सही बात है यार, ओल्ड एज स्ट्रीम्स में हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं? ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से कटिंग लेक्स देखने को मिलते हैं। नेचुरल लेवीज है ना, इस प्रकार से स्टेप लाइक पैटर्न में यहाँ पे नेचुरल लेवीज देखने को मिलते हैं ओल्ड स्ट्रीम्स में। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं यार, विच द फॉलोइंग आर द लूप लाइक चैनल पैटर्न। हमसे क्या पूछा गया? लूप लाइक चैनल पैटर्न दैट डेवलप इन द मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर। लूप लाइक चैनल पैटर्न को हम क्या बोलते हैं भाई? मिएंडर्स। इस प्रकार से जब घेर इस तरह से चलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मिएंडर्स बोलते हैं, लूप लाइक चैनल पैटर्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एलुवियल फैंस, जो कि हमको लेटर स्टेज में देखने को मिलता है ऑफ द रिवर्स। सो हमको बात करनी है एलुवियल फैंस की, और जहाँ पे डिपोजिशन होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। एलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फॉलोइंग अ हाई लेवल ब्रेक इन प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट। बिल्कुल सही बात है। लाइक हमारे पास एलुवियल फैंस हम कहाँ पे देखने को मिलता है? कोसी नदी के पास। वेरी कोर्स लोड इज कैरिड बाय स्ट्रीम फॉलोइंग, और वेरी कोर्स लोड इज कैरिड बाय स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर माउंटेन स्लोप्स। बिल्कुल सही बात है। वेरी कोर्स लोड जो है, जो कि हमारे पास ऐसे स्ट्रीम्स जो कि माउंटेन स्लोप्स में फ्लो कर रहे हैं, एलुवियल फेंस के अंदर वो बड़े बड़े पत्थर लाते हैं यार, हैवी हो जाते हैं और एक जाके इसको डंप कर देते हैं है ना, प्लेन्स के अंदर लो ग्रेडियंट जहाँ पे होता है, उसकी वजह से एलुवियल फैंस बन जाते हैं। एलुवियल फैंस इन ड्राई एरियाज शो नॉर्मली लो कोन वाइल इन ह्यूमिड एरियाज दे अपीयर एज स्टीप स्लोप। गलत बोला जा रहा है भाई। जब हमारे पास ड्राई एरिया होता है तो वो कैसे लगते हैं? स्टीप रखते हैं। बट सेमी एरिड क्लाइमेट में है ना, तो हाई कोन्स इन ड्राई एरिया एंड जेंटल इन ह्यूमिड। ये उल्टा बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है ये? ह्यूमिड में स्टीप स्लोप, गलत बात है। तो इनकट हमसे पूछा गया, इनकट जाएगा A3 ओनली। क्वेश्चन 29 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिएंडर्स। जो हमने बोला ना कि ये लूप लाइक पैटर्न जो है मिएंडर चैनल के जो स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं मिएंडर्स। सो मिएंडर्स आर लूप लाइक पैटर्न दैट डेवलप ओवर फ्लड्स एंड डेल्टा प्लेन। बिल्कुल सही बात है, फ्लड प्लेन में जनरली देखने को मिलता है इन दी उत्तर प्रदेश। देयर इज एन एक्टिव डिपोजिशन अलॉन्ग द कॉन्वेक्स बैंक एंड इरोजन अलॉन्ग द कॉनकेव बैंक। तो इस प्रकार से मिएंडर है, तो यहाँ पे ये अगर ये कॉनकेव है तो यहाँ पे क्या होगा? डिपोजिशन होगा। एंड ये कॉन्वेक्स है तो यहाँ पे क्या होगा? इरोजन होगा। नहीं, ये क्या बोल रहा है? इरोजन अराउंड द कॉनकेव ना, जहाँ पे कॉनकेव है वहाँ पे क्या होगा? डिपोजिशन होगा यार। जहाँ पे कॉन्वेक्स है वहाँ पे इरोजन होगा, तो ये उल्टा बोला जा रहा है। सो 29 का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा है ना। कॉनकेव बैंक इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ बैंक, जहाँ पे अगर ये कट ऑफ हो गया तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स बन सकते हैं। कट ऑफ लूप्स एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट आर कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक्स। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 30 है, विथ रेफरेंस टू ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सर्क्स की बात करनी है। जो ये सर्क्स हैं ये क्या है भाई? ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, इनके बारे में हमसे इनकट पूछा गया है। तो ये जो सर्क्स होते हैं दे आर डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ और बेसिन विथ वेरी स्टीप कॉनकेव टू वर्टिकली ड्रॉप हाई वॉल एट इट्स हेड एज वेल एज साइड। तो इस प्रकार से है ना, डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ होते हैं। ग्लेशियल सपोज करो यहाँ से मूव किया तो सर्क्स का फॉर्मेशन हुआ, ये ग्लेशियल ये इरोजनल लैंडफॉर्म है भाई। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। साइड वॉल बहुत स्टीप होते हैं। और सर्क इज बेसिकली वी शेप्ड वैली। देखो भाई ये नीचे में इस तरह क्या होता है? कॉनकेव होता है। सो इट इज़ अ बाउल शेप्ड वैली।
बार सॉल्व कर लिया हमने, एक बार देख लिया इसको। As glacier can only originate above the snow line, studying the location of present day sucks provide information on the past glaciation pattern। ये तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन देखा है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा सी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल इरोजन। तो अभी देखा सक्स जो थे वो ग्लेशियल इरोजन से बने, टान जो है वो भी ग्लेशियल इरोजन से बनते हैं, जहाँ पे सेंट्रल डिप्रेशन देखने को मिलता है। ओके एल्टी जो है वो भी क्या है, यहाँ पे ग्लेशियर इरोजन लैंडफॉर्म है यार, जो कि सपोज को दो ग्लेशियर यहाँ पे इरोड कर रहा है, इधर से ग्लेशियर आ रहा है, इधर से ग्लेशियर आ रहा है, तो बीच में जो इरोजन होगी, जो बीच में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आरटी बोलते हैं। तो दिस आर ऑल्सो ग्लेशियर इरोजन लैंडफॉर्म। एंड पिरामिडल पिक्स भी जो होते हैं वो इसी प्रकार के बनते हैं यार, यहाँ से ग्लेशियर आया, इधर से ग्लेशियर आया, तो यहाँ पे पिक बन जाता है, उसको बोलते हैं पिरामिडल पिक्स। तो दिस आर ऑल दी लैंडफॉर्म्स दैट आर फॉर्म बाय द ग्लेशियल इरोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा 31 का डी। 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू विंड इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म के इवोल्यूशन में हमको विंड का महत्व देखना है, विंड का रेफरेंस के बारे में बात करनी, विंड के बारे में बात करनी है अपने को। एडीज, रिंग विंड्स और रिल विंड्स ऑफ ड्राफ्ट्स एंड डाउन ड्राफ्ट्स आर इट्स फीचर्स। विंड से क्या बनता है, एडीज बनता है, विर विंड्स बनते हैं। सो हमको बात किसकी करनी है यार, यहाँ पे विंड के बारे में बात कर रहे थे, तो एडीज, वर्ल विंड्स, अप ड्राफ्ट्स, डाउन ड्राफ्ट्स, ये क्या इसके विंड के फीचर्स हैं जो कि इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे विंड अफेक्ट करता है और सब चीज़ों को। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमसे करेक्ट पूछा गया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द रॉक इज कॉल्ड एब्रेजन। एब्रेजन क्या है भाई, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं स्मॉल उनको निकालना इज कॉल्ड एब्रेजन। नो, इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। टोरेंशियल रेन हेल्प इन रिमूविंग वेदर डिब्रीज। बिल्कुल सही बात है, जो बीच बीच में रेन होते हैं वो वेदर डिब्रीज को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा 1 एंड 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 33 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पैडीमेंट्स। हमको बात किसकी करनी है, पैडीमेंट्स की बात करनी है। पैडीमेंट्स आर कॉन्केव इन शेप। बिल्कुल सही बात है, पैडीमेंट्स कैसे होते हैं, कॉन्केव शेप के होते हैं। पैडीमेंट्स आर लिमिटेड टू एरिड रीजन। क्या सिर्फ और सिर्फ सूखे रीजन में मिलता है? नो भाई, दिस आर ऑल्सो फाउंड इन सेमी एरिड रीजन, है ना, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है या फिर कम समय में होता है। पैडीमेंट्स आर फॉर्म्ड, तो हमसे इनका पूछा गया, पैडीमेंट्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मेजर tectonic cycles during the transition from orogenic stage of the development of earth crust to the platform stage। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई। पेडिमेंट्स कब बनते हैं? पेडिमेंट्स समटाइम मिस्टेकन एज अ ग्रुप ऑफ मर्ज एलुवियल फैंस, बट ये ऐसे नहीं होते हैं भाई। ये कब बनते हैं, है ना, एट द एंड ऑफ मेजर टेक्टोनिक साइकिल्स बनते हैं, जहाँ पे ट्रांजिशन होता है ओरोजेनिक से टू दी, अरे ये पैडीमेंट्स का डेफिनेशन नहीं है, ये पैडी प्लेन्स का डेफिनेशन है। जो पैडी प्लेन्स होते हैं ना, वो कहाँ पे बनते हैं, एट द एंड ऑफ द मेजर टेक्टोनिक साइकिल्स। जो पैडीमेंट्स होते हैं वो आप इसको क्या बोल सकते हैं, पैडीमेंट्स और ऑल्सो एक तरह से आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ मर्ज एलुवियल फैंस बोल सकते हैं यार, ठीक है। एंड बेसिन्स एंड द रेंज टाइप डेजर्ट्स में देखने को मिलता है। एंड एक तरह से ये कोई डिफरेंस नहीं लगता कि पेडिमेंट्स एलुवियल फैंस में फंक्शन ऑफ फॉर्म में डिफरेंट नहीं है, बट एक लार्ज फॉर्म ऑफ एलुवियल फैंस, इसको हम क्या बोल देते हैं, पेडिमेंट्स बोलते हैं। तो तीनों इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट इनकरेक्ट ही पूछा गया है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट रीजन। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करनी है डेजर्ट रीजन में। ट्रांसवर्स ड्यून्स आर अलाइन पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन। ट्रांसवर्स ड्यून जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द विंड डायरेक्शन एंड नॉट पैरेलल। सपोज करो इस प्रकार से ट्रांसवर्स ड्यून जा रहा है, तो विंड डायरेक्शन, अगर सपोज करो ये ट्रांसवर्स ड्यून का डायरेक्शन है, तो विंड किस प्रकार से फ्लो हो रहा होगा, इस प्रकार से फ्लो हो रहा होगा। सो दे आर परपेंडिकुलर। पैराबोलिक ड्यून्स आर कंपेरेटिवली मच वाइडर देन बारचांस। नो, बारचांस ज़्यादा वाइडर होते हैं भाई, है ना। बारचांस जो होते हैं, है ना,
पैराबोलिक ड्यून्स इस प्रकार से होते हैं, बारचंस इस प्रकार से होते हैं। सो जो बारचंस होते हैं ना वो कम नैरो होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ सैंड इज रिच। ना भाई, जब सैंड कम सप्लाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोलते हैं। तो इनकट हमसे पूछा गया, तीनों के तीनों इनकट है, तो आंसर हो जाएगा डी। सबसे मेन यहाँ पे से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी से हमको याद रखना है कि जो ट्रांसवर्स ड्यून है दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। क्वेश्चन नंबर 35 है नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट्स, है ना। नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार आर अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक रिजीम, है ना। लेवीज आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यहाँ पे कुछ जमा होती है, तो ये कौन से लैंडफॉर्म में देखने को मिलते हैं, वेव्स में, रिवर्स में, ग्लेशियर्स में, विंड्स में। तो डिपोजिशनल लेवीज जो है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं यार, दिस आर एसोसिएटेड विथ फ्लड प्लेन्स, सो दिस आर रिवर लैंडफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इन रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस में क्या एलुवियल फैंस डिपॉजिट होंगे, हाँ, एलुवियल फैंस डिपॉजिट होंगे रिवर टेरेसेस में, यस। जहाँ पे जाके जो बड़े बड़े पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर, वो डेल्टास। सर्क इट इज अ ग्लेशियल लैंडफॉर्म, एस्टर इज ऑल्सो ग्लेशियल लैंडफॉर्म। प्लायास जो होते हैं, प्लायास कहाँ पे देखने को मिलते हैं भाई, ग्लेशियल के अंदर, नो, दिस आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स विच आर सीन इन विंड लैंडफॉर्म है, ये इरोजनल है, विंड के वजह से वेजिटेशन फ्री लैंड में देखने को मिलते हैं। सो हमसे कैट पूछा गया, तो यहाँ पे सिर्फ दो है, फर्स्ट एंड सेकंड आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर टेरेसेस। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी लैंडफॉर्म्स एंड द रिवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार फिजिकल जियोग्राफी का।